नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे हो। स्वागत है आप सभी का द मैथ्स 247 में। मेरा नाम है कुमार पिंटू विश्वकर्मा। सबसे पहले तो आप सभी लोगों से माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, कल कुछ टेक्निकल इशू की वजह से आपकी क्लास नहीं आ पाई थी और ये क्लास आपकी आज मैं अपलोड कर रहा हूँ। और आज की जो डेट है यानी आज संडे है और आज हमारी डेट है 21 दिसंबर। ये हमारा युद्ध अभ्यास का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 रहने वाला है। इस क्लास में एज यूजुअल आप सभी लोग जानते हैं 30 क्वेश्चंस हम करते हैं और इन 30 क्वेश्चंस में आपको कितने क्वेश्चन आते हैं ये कमेंट करके आपको बताना है। और जो ये इंफॉर्मेशन है कि क्लास किस दिन नहीं आएगी, किस दिन क्लास आएगी, और जो क्लासेस की पीडीएफ्स होती हैं, जो इम्पोर्टेंट नोट्स होते हैं, जो भी आपकी परीक्षा है उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उन नोट्स की जो पीडीएफ्स वगैरह होती हैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन पीडीएफ जो मिल जाती है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती है। टेलीग्राम चैनल का नाम ये है हमारा, और इसके जो लिंक रहेगा वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डलवा दूंगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में एक इन्फॉर्मेटिव चीज़ ये है कि आपको 100 डेज के लिए हमने एक टारगेट सीरीज चलाई हुई है, टेलीग्राम ग्रुप चलाया हुआ है। उस टेलीग्राम ग्रुप की कोई तो फीस नहीं है, ना कोई पेड प्रमोशन, कुछ नहीं है। आपके लिए केवल और केवल आपके डेडिकेशन के लिए वो चीज़ें शुरू करी गई हैं, जिसमें आपको डेली टारगेट दिया जाता है और उस टारगेट के बारे में आपसे पूछा जाता है कि आपने आज पूरे दिन में क्या किया और कितना आउटपुट अपनी प्रिपरेशन का निकाला। इसी में चलते हुए हम आपको आज जो करा रहे हैं ये प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा कौन सा रहने वाला है। ये प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा रहने वाला है दोस्तों यूपीएसआई का। ये हमारा जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है युद्ध अभ्यास का, उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 6 रहने वाला है। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 6 रहने वाला है और कल की क्लास हमारी नहीं हो पाई थी। परसों की क्लास में हमने प्रैक्टिस सेट अपने 5 कंप्लीट कर लिए थे, और अगर आप लोगों ने वो प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो आप लोग इसी चैनल के प्ले लिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ से अपना टारगेट अपने जो प्रैक्टिस सेट है वो अपने कंप्लीट कर सकते हैं। तो बिना किसी बात के अब शुरुआत करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट की। मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, और अगर नए आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे आपको कंप्लीट यूपीएसआई की प्रिपरेशन कराई जा रही है। ये सीरीज आपकी जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपकी कंटिन्यू रहने वाली है। किसी दिन अगर क्लास ऑफ रहती है तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे इन्फॉर्म कर देता हूँ। टेलीग्राम चैनल का नाम है हमारा @maths247। अगर आप 247 करके भी maths247 करके भी सर्च करोगे, @maths247 करके, तो भी आपको टेलीग्राम चैनल पे चैनल मिल जाएगा। यहाँ पे लगभग 338 के आसपास लोग जुड़े हुए हैं, और आप यहाँ से ऐड हो सकते हैं, जिससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन चीज़ें और आपकी पीडीएफ जो इम्पोर्टेंट नोट्स वगैरह होते हैं वो मिलते रहे, और जो भी क्लास की इन्फॉर्मेशन रहती है आपको यहाँ मिलती है। साथ में आपको यहाँ पे करंट अफेयर की डेली न्यूज़ जो इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज़ होती है वो भी प्रोवाइड करा दी जाती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी बात के, अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। और अच्छा क्वेश्चन है, और करते हैं इस क्वेश्चन को, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से सुनते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, दालों के मूल्य में 45% की बढ़ोतरी हुई। दालों के बढ़े हुए मूल्य में कितने प्रतिशत की निकटतम पूर्णांक के लिए की कमी की जानी चाहिए ताकि दालों का मूल्य परिवर्तित न हो। इसका मतलब क्या है, हमें बताना है कि जितने परसेंट हमने क्या करी, वृद्धि करी, उतने ही परसेंट हमें क्या करनी चाहिए, कितने परसेंट हमें कमी करनी चाहिए अपने मूल्य में, ताकि हमारा जो मूल्य रहे वो अपरिवर्तित रहे, जितना पहले था उतना ही अब रहे। तो ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं, मैंने आपको जब परसेंटेज का चैप्टर मैंने आपको कराया था तब मैंने आपको बताया था, ये क्वेश्चन जो हमारे होते हैं ये एबी रूल पे होते हैं। एक बार मैं थोड़ा सा आपको एबी रूल रिवाइज करा देता हूँ। एबी रूल पे होते हैं, और इस एबी रूल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, मान लीजिए ए वस्तु है कोई, ये बी से मान लीजिए 10% अधिक है। बी से 10% क्या है, अधिक है, और हमसे पूछ लिया जाता है ए बी से 10% अधिक है, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, 10 अगर बी है हमारे पास तो ए हो जाएगा 11। तो इसके क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है हमसे कि बी ए से कितना कम है। तो आप मुझे बताएंगे यहाँ बी ए से कितना कम है, आप बोलोगे भैया एक कम है, और किससे कम है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक से कम है ए से, तो ए से कम है मतलब 11 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 100%। आपके पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा
9 सही 1/11%। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन आपके जो एक्सपेंडिचर, प्राइस और कंजम्पशन के क्वेश्चन होते हैं वहाँ भी पूछे जाते हैं। आगे चलते चलते जैसे जैसे क्वेश्चन आते रहेंगे मैं आपको रूल भी रिवाइज कराता रहूंगा, साथ में मैं आपको चीजें बताता रहूंगा। ये रूल लिखा लेने देता हूँ जिससे आपको याद रहे कि किस रूल पे क्वेश्चन था। अब मेन क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, दालों का प्राइस जो था हमारा वो कितना कर दिया गया है, वो 45% बढ़ा दिया गया है। तो अगर मैं 45% की फ्रैक्शन वैल्यू लिखना चाहूंगा दोस्तों तो कितनी हो जाएगी आप मुझे बताइए। 45% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी भैया 9/20। 9/20 यानी अगर प्राइस बढ़ा दिया गया है तो 20 से कितना हो गया होगा, आप बोलोगे 20 से 29 हो गया होगा। अगर प्राइस क्या कर दिया गया है, प्राइस अगर इंक्रीज कर दिया गया है और हमसे पूछा गया है कि प्राइस जितना पहले था उतना ही होना चाहिए, तो इसका मतलब क्या है कि हमें प्राइस को अब घटाना पड़ेगा। लेकिन किसके कंपैरिजन में, अब तो हमारे प्राइस ये बन चुका है, तो हमें इससे कितना घटाना पड़ेगा ताकि हम पहले तक पहुंच जाए। तो आप बोलोगे भैया हमें घटाना पड़ेगा उन 9 घटाना पड़ेगा। और किससे घटाना पड़ेगा, आप बोलोगे 29 से घटाना पड़ेगा। मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 100%। आप इसको सोल्व करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, आप बोलोगे 900। ये 900/29 हो जाएगा। और 900/29 का मतलब क्या होता है दोस्तों, देखो अगर यहाँ पे 30 होता तो 3 बार कर जाता, तो यानी 3 से तो थोड़ा ज्यादा होगा। तो 3 से ज्यादा हमारे पास क्या है, एक एक ही ऑप्शन है हमारे पास, 31 सॉरी। तो 31% हमारे पास इसका सही उत्तर आ जाएगा। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी उम्मीद करता हूँ। ये हमारा कॉन्सेप्ट था, ये अगर आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 2 और अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। ये भी इसी रूल पे है। अगर इसी रूल पे है, मैं एक बार आपको अगर पीछे अगर आपको समझ में नहीं आया तो इस वाले रूल से आपको समझ में आ जाएगा। यदि रामू का वेतन सोमू सोमू के वेतन से 30% कम है, तो सोमू का वेतन रामू के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है, आपको ये बताना है। एक है रामू हमारे पास, एक है सोमू। रामू का वेतन सोमू के वेतन से 30% कम है। 30% की अगर मैं फ्रैक्शन वैल्यू की बात करता हूँ तो 3 बटे कितनी होती है, 3/10 होती है। यानी अगर सोमू का जो वेतन है दोस्तों, अगर वो सोमू का वेतन 10 हुआ तो जो रामू का वेतन है वो उससे 3 कम यानी 7 हो जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि सोमू का वेतन रामू के वेतन से कितना अधिक है, आपसे यही पूछा गया है। तो आप बोलोगे भैया 3 अधिक है। और किससे अधिक है, रामू से अधिक, तो रामू को नीचे लिख देंगे, मल्टीप्लाई 100% कर देंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। देखो 1/4 1/7 का मतलब होता है 14%। 14 से ही 1/7%, तो 14 का 3 गुना करना है, 14×3 = 42 होगा। तो आंसर लगभग लगभग 42 के आसपास हमारा आने वाला है। और 3/7 का मतलब आप निकाल दीजिए। 3/7 का मतलब देखो 7 से 3 कितनी बार कट जाएगा, 8 बार। 7 अट्ठे नहीं, 8 बार नहीं कटेगा। चलो देखते हैं, करते हैं आगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको सोल्व भी कर लेते हैं। सोल्व भी कर लेते हो तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 300/7। 300/7 आंसर इसका 42 में से ही एक होगा। ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब निकाल देते हैं। देखो कितनी बार कटेगा, 4 बार कट जाएगा। उसके बाद कितना बचेगा, 20 बचेगा, तो 2 बार कट जाएगा। उसके बाद कितना बचेगा हमारे पास, 6 बचेगा। तो 6 हमारे पास 60 हो जाएगा। तो 7 अट्ठे 56 होते हैं, बिल्कुल सही हम कर रहे थे। तो हमारे पास आ जाएगा 42.86% हमारे पास आंसर आ जाएगा। 72.86 हमारे पास सही उत्तर हो जाएगा। यानी सही उत्तर क्या हो जाएगा, आप बोलोगे भैया बी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगले प्रश्न, हाँ जी, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है ये हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 है शायद। ये नंबरिंग थोड़ी गलत हो गई है दोस्तों, माफी चाहूंगा उसके लिए। हाँ, ये नंबर थोड़ी सी गलत हो गए हैं। ये क्वेश्चन नंबर हमारा पास 3 है। कोई नहीं, चलो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है ध्यान से समझेंगे। कोई वस्तु 640 रुपए में बेचकर किसी व्यक्ति को वस्तु के विक्रय मूल्य पर 15% की हानि होती है। एक बात ध्यान से समझेंगे, यहाँ हमसे बोला हुआ है विक्रय मूल्य पर क्या होती है, 15% की हानि होती है। वस्तु के क्रय मूल्य पर 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए, ये आपको बताना है। अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको एक बार ध्यान से समझेंगे। सबसे पहली बात, हमें कितना दिया हुआ है, 15% का डिस्काउंट दिया हुआ है, सॉरी 15% का लॉस दिया हुआ है। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो दी हुई है, वो दी हुई है जो हानि इसको होती है वो विक्रय मूल्य पे होती है। और विक्रय मूल्य पे हानि का क्या मतलब है, इसकी फ्रिक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे भैया 3/20 हो जाएगी।
और विक्रय मूल्य पे हानि का मतलब है ये हमारे पास एसपी हो जाएगा यानी विक्रय मूल्य हो जाएगा, ये हमारे पास लॉस हो जाएगा। तो सीपी जो हमारे पास आएगा वो इसको ऐड करने के बाद आएगा सीपी। तो सीपी कितना हो जाएगा, सीपी हो जाएगा 23। इतनी बात आपको क्लियर होगी यहाँ से, बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई होगी। दूसरी बात, अब ध्यान से समझेंगे। 460 रुपए में वस्तु को बेचने पर हमें जो लाभ होता है वो कितने का होता है, हानि जो होती है वो 15% की होती है। अब ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, ये हमारे पास एसपी की वैल्यू, और हमारे हिसाब से एसपी कितना है, 20 यूनिट है। तो यानी ये 20 यूनिट की वैल्यू है, और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, सीपी की। तो सीपी बराबर जो हमारे पास हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 23 से। अब 20 से इसको डिवाइड करो, 2 से जीरो कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 16 बार। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों कितना आएगा, 16 थे 48 था, 48 का 8 हो जाएगा, 16 दूनी 32 और 4 आपके पास हो जाएगा 36। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी कितनी, नहीं नहीं 16, ये 16 नहीं बचेगा दोस्तों, ये 2 से कटे ना, 32 बार कटेगा, माफी चाहूंगा, यहाँ पे 32 बार कटेगा, माफी चाहूंगा दोस्तों, ये 32 बार कटेगा। तो देखो 23 दूनी 46 का 6 हो जाएगा, और हमारे पास कैरी हो जाएंगे कितने, 4। और 23 या 69, 69 और 4 कितने होते हैं, 69 और 4 होते हैं दोस्तों 73, यानी 73 हमारे पास आ जाएगा इसका सीपी। 736 यानी कि 736 हमारे पास क्या आ जाएगा, 736 आ जाएगा सीपी। अब इस सीपी को 15% के लाभ पर बेचना है, यानी कि 736 रुपए की वस्तु को 115/100 पर बेचना है। 115/100 पर मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी। भाई जब 115 की मल्टीप्लाई मैं करूंगा तो इसकी मल्टीप्लाई जो करके मेरे पास आएगा, 736 की मल्टीप्लाई जब मैं 115 से करता हूँ तो मेरे पास आता है दोस्तों 84,640, और 84,640 बटे हो जाएगा 100। तो आपके पास जो आंसर बन के आएगा वो बन जाएगा 486.4। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपके पास डी ऑप्शन। समझ में आती बात, क्वेश्चन अच्छा था, ध्यान से आपको अगर समझा होगा तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन हमने एक लाइन में इसको फिनिश कर लिया। आगे चलते हैं, देखो ये है क्वेश्चन नंबर 4। माफी चाहूंगा वहां पे ना थोड़ी सी नंबरिंग गलत हो गई थी, उसके लिए दोस्तों माफी चाहूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 2800 रुपए है, इसे 15%, 8%, 5% की 3 क्रमागत छूट पर बेचा जाता है, वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। बहुत आसानी से आप बता सकते हो, मैं आपको इसका पैटर्न बना के दे देता हूँ, आप इसको कैलकुलेशन कर लेना, आंसर आ जाएगा। ये है हमारे पास कितना, 2800। अब इसको पहले तो 15% की छूट पे बेच रहे हैं, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/20, यानी 17 रुपए में बेच रहे हैं वस्तु, 20 रुपए की वस्तु को। उसके बाद दोस्तों 8% की छूट, 8% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है हमारे पास 2/25। ठीक है, 2/25 का मतलब होता है दोस्तों 23, 23/25 पे बेच रहे होंगे। मल्टीप्लाई 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/20, यानी 19 रुपए में बेच रहे होंगे किसको, 20 रुपए की वस्तु को। आप इसको सोल्व कर लेंगे, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप इसको सोल्व कर लेंगे, कैलकुलेशन आप सोल्व कर लेंगे, आपका आंसर बन जाएगा, सीधी सी बात है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, और हम इसको अगर करना चाहें तो यूनिट डिजिट से कर सकते हैं आसानी से। मैं बताता हूँ आपको कैसे करेंगे, देखो ध्यान से समझो, मैं इसको बता ही देता हूँ यूनिट डिजिट से कैसे करेंगे। देखो ये 2 जीरो है, तो 2 जीरो से तो 2 जीरो कट जाएगा हमारे पास से। अब नीचे जो बनेगा ना, 25 दूनी 50, 50 दूनी 100 बनेगा। 100 अगर नीचे बनेगा तो ऊपर की यूनिट डिजिट चेक कर लीजिए, देखो 8 सत्ते 56 का 6 हो जाएगा, और 6 या 18 का 8 हो जाएगा, और 8 नम 72 का 2 हो जाएगा। यानी कि यूनिट डिजिट जो हमारे पास आएगी, यूनिट डिजिट वो हमारे पास आएगी 2। और अगर यूनिट डिजिट हमारे पास 2 आ रही है तो इसका आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 5। पी धनराशि को 4 वर्षों के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर रखा गया था। यदि इसे साधारण अवधि के 6% अधिक ब्याज पर रखा गया तो तो इस पर 600 रुपये अधिक ब्याज मिलता है। आपको 2.5 पी की वैल्यू बतानी क्या होगी। आसान है, बहुत आसान है, बस इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। देखो साधारण ब्याज हमें पता है हर वर्ष सेम मिलता है, जितना पहले वर्ष में लगा उतने ही वर्ष आगे साल मिलेगा। तो अगर 4 साल के लिए, अगर इसको 4 साल के लिए 6% अधिक ब्याज दर पर रखा गया तो आप मुझे बताएंगे कितने अधिक ब्याज मिलेगा। आप बोलोगे भैया ये 4 की मल्टीप्लाई आप 6 से कर दो, 6 चौक कितना हो जाएगा, 6 चौक हो जाएगा 24, यानी 24% अधिक मिलेगा। और 24% की वैल्यू इन्होंने कितनी दी हुई है, 24% की वैल्यू दी हुई है 600। तो यहाँ से आप 100% की वैल्यू निकाल लेंगे।
100% बराबर क्या होता है, 100% बराबर होता है सीपी, यानी सीपी बराबर आपके पास आ जाएगा 600/24 और मल्टीप्लाई हो जाएगा दोस्तों 100। ठीक है, आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आंसर हो जाएगा। देखो 12 दूनी 24 होते हैं और 12 पंजी 60 होते हैं, और आप इसको डिवाइड करोगे 2 से तो आपके पास आ जाएगा 25, यानी 2500 आपके पास कितना आ जाएगा, 2500 आपके पास आ जाएगा सीपी। 2500 आपके पास क्या हो जाएगा, सीपी आपके पास हो जाएगा। आपको जो चाहिए 2.5 पी चाहिए, तो 2.5 पी का मतलब क्या हो जाएगा, 2.5 इंटू इंटू 2500, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 25 625 होता है, आंसर आ जाएगा आपके पास ये। आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 6250। 6250 सही उत्तर हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन, बी ऑप्शन आपके पास सही उत्तर है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। थोड़ी बैटरी हमारी इसकी लो हो चुकी है, मैं 1 सेकेंड बस इसका चार्जर लगा लेता हूँ। आप इतना क्वेश्चन को पढ़ेंगे और करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो एक घन के किनारे की लंबाई जो है हमारे पास 880 सेंटीमीटर दी हुई है। घन के किनारे की लंबाई का मतलब होता है कि जो घन की एक भुजा है, जो इसके एज है, एज जिसको बोलते हैं ना, एज, उस एज की जो लंबाई हमें दी हुई है वो दी हुई है दोस्तों 80 सेंटीमीटर दी हुई है। तो घन के प्रत्येक सतह पर, घन के प्रत्येक सतह मतलब क्या हो जाएगी, उसका प्रत्येक फेस जो हो जाएगा। कितने फेस होते हैं घन में, मैंने आपको बताया हुआ है। आप बोलोगे भैया 6 फेस होते हैं, चारों साइड होते हैं और ऊपर नीचे का होता है, 6 फेस होते हैं। तो घन के चारों सतह पर पीले रंग के एक वृत्त पेंट कर दिया जाता है। एक पीले रंग का क्या कर दिया जाता है, एक वृत्त पेंट कर दिया जाता है। एक वृत्त क्या कर दिया जाता है, पेंट कर दिया जाता है। यदि वृत्त से यथासंभव बड़ा क्षेत्र कवर होता है, मतलब कहने का क्या है, एक वृत्त जो बनाया जाता है वो मैक्सिमम एरिया का बनाया जाता है उस सतह पर, तो घन की पेंट न की जाने वाली सतह का आपको बताना है, उस सतह का कितना कुल क्षेत्रफल कितना होगा जो घन की सतह पे पेंट नहीं किया गया। अब मैं इसको आपको थोड़ा सा फिगर से समझाने की कोशिश करता हूँ। फिगर से कैसे समझ में आएगा आपको, आप ऐसे समझ लीजिए, ये एक हमारे पास घन है, मैं घन बना देता हूँ, ये हमारे पास एक घन है। ऐसे समझ लीजिए ये आपके पास एक क्या है, एक घन है। और इस घन की प्रत्येक सतह पर दोस्तों एक क्या बनाया जाता है, माफी चाहूंगा, एक क्या बनाया जाता है, एक व्रत बनाया जाता है। क्या, एक व्रत बनाया जाता है, और इस व्रत को मैक्सिमम एरिया तक बनाया जाता है। यानी ऐसा समझ लीजिए, इस व्रत का जो डायमीटर होता है, अगर मैक्सिमम एरिया तक बनाया जाता है तो इसका मतलब क्या है, पीले सतह का बनाया जाता है। इसका मतलब है दोस्तों कि इसके चारों बिंदुओं से होके गुजरता है, ये मैक्सिमम साइज का हो गया। तो आप मुझे बताएंगे यहाँ पे से भी गुजर रहा है, यहाँ पे से भी गुजर रहा है, तो इसका मतलब इसका जो डायमीटर हो जाएगा वो इस एज की लंबाई हो जाएगी, क्योंकि घन की भुजा तो सेम होती है। यानी इसका जो डायमीटर हो जाएगा, जो व्रत है हमारे पास, जो व्रत का हमारे पास क्या हो जाएगा, व्यास, व्यास बराबर क्या हो जाएगा, भुजा की लंबाई, भुजा की लंबाई हो जाएगी। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आप इसको सोल्व कर लेंगे अब आसानी से। आप मुझे बताएंगे जो घन की चारों सतह है, जो 6 की 6 सतह है, उसका क्षेत्रफल क्या होता है। आप बोलोगे भैया वो होता है 6a², तो ये टोटल आ जाएगा आपके पास। 6a² का मतलब होता है 6 इंटू ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 80 × 80, कितना हो जाएगा, 8 8 64। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका ये, मल्टीप्लाई करेंगे, 8 8 64 हो जाएगा, 64 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 384 आएगा और 2 जीरो, ये हो जाएगा आपके पास टोटल सरफेस एरिया, जो इसकी सतह है उनका सबका एरिया। अब देखो इसकी 6 की 6 सतह पे एक वृत्त बनाया जाता है, और उस वृत्त का डायमीटर कितना है, इसकी भुजा के बराबर। तो उस वृत्त की जो त्रिज्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, वृत्त की जो त्रिज्या हो जाएगी वो हो जाएगी दोस्तों 80/2। 80/2 का मतलब 40 हो जाएगी। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, 40 हो जाएगी। अब आप इसकी वैल्यू निकाल दीजिए, बस सिंपल है। आप इसके वृत्त का क्षेत्रफल निकाल दीजिए। वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल होता है दोस्तों πr², यानी 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू कितनी है 40 का स्क्वायर। तो ये कितना आएगा हमारे पास, ये आएगा जब मैं इसको सोल्व करूंगा लगभग 5028.57 के। ये क्षेत्रफल आ गया आपके पास। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। दूसरी बात क्या है, अब इसमें एक चीज क्या है दोस्तों, ये वृत्त कितने बन रहे हैं, आप बोलोगे 6 बन रहे हैं भैया, तो आप इसकी 6 से भी तो मल्टीप्लाई करोगे, जो टोटल एरिया होगा जो घिरा हुआ होगा, जो वृत्त से घिरा हुआ होगा टोटल एरिया, उस टोटल एरिया को निकालो, उस टोटल एरिया को निकालो।
टोटल एरिया जो वृत्त से घिरा हुआ होगा वो कितना हो जाएगा, 6 गुना 5,028,57। तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, ये लगभग मेरे पास निकल के आएगा दोस्तों 30,171 निकल के आएगा, इतना निकल के आएगा। तो आप इसको माइनस कर दीजिए बस इसमें से। जो जो बिना घिरा हुआ क्षेत्रफल होगा, जो न, न, जिस पे पेंट ना हो, वो क्षेत्रफल जो हो जाएगा हमारे पास वो हो जाएगा दोस्तों 38,400 में से आप माइनस कर देंगे 8,000, माफी चाहूंगा 30,171, 30,171.42 माइनस कर देंगे। तो आपके पास जो आंसर निकल के आएगा दोस्तों वो निकल के आएगा लगभग लगभग, आपके पास जो आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा 8228.57। 8228.57 आपके पास सही उत्तर आ जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 7। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से एक बार इसको भी समझेंगे। ये क्वेश्चन क्या है इसको आप एक बार समझो। शांत जल में एक नाव को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने और वहां से अपने प्रारंभिक स्थान पर वापस आने में कुल 15 घंटे लगते हैं। यदि उसी यात्रा के लिए नदी में प्रवाह होने पर 16 घंटे की आवश्यकता होती है। नदी और नाव और नदी की गति के बीच का जो अंतर है वो 15, ठीक है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। नदी के प्रवाह की गति बतानी, मैं मान लेता हूँ जो नदी के प्रवाह की गति है, यानी स्ट्रीम की जो स्पीड है, प्रवाह की गति, इसको प्रवाह की गति ही लिखो। थोड़ा सा पेन छोटा कर लीजिए, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन चीजें ज्यादा लिखनी पड़ेगी। इसके प्रवाह की गति मैं मान लेता हूँ, इसके प्रवाह की गति जो मेरे पास है वो है x। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब दूसरी बात, अगर मैं नाव की चाल की बात करता हूँ, नाव की चाल, तो नाव की चाल कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे भैया ये हो जाएगी 15 + x। पूछोगे क्यों, क्योंकि इनके बीच जो अंतर है वो 15 का है, यानी नाव की चाल तो इससे अधिक होगी ना। अगर इससे अधिक होगी तो 15 + x मैंने कर ली। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। डिस्टेंस में मान लेता हूँ दूरी, डिस्टेंस में मान लेता हूँ, इतनी बात भी आपको समझ। अब दूसरी बात क्या है, देखो शांत जल में चल रही है नाव। स्टार्टिंग में क्या है, नाव जो है शांत जल में चल रही है, और शांत जल में कितनी, पहले तो जा रही है d डिस्टेंस पर, फिर वापस भी आ रही है, यानी 2d डिस्टेंस जो चलेगी वो 2d डिस्टेंस कितने समय में चलेगी। आपको जो चाल है वो कितने चाल से चलेगी, 15 + के x से चलेगी, क्योंकि शांत जल की बात है। और कितने समय ले रही है, आप बोलोगे भैया 15 घंटे ले रही है। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। दूसरी बात क्या होती है, दूसरी बात है अगर, अगर उसने क्या बोला, अगर उसने बोला यदि, यदि यात्रा के लिए नदी में प्रवाह होने पर 16 घंटे लगते हैं, जो नदी में प्रवाह है उसके लिए 16 घंटे लगते हैं, तो कैसे लगेंगे 16 घंटे, पहले तो डी डिस्टेंस चलेगा, प्रवाह में चलेगा। पहले कब चलेगा, पहले तो चलेगा दोस्तों उसके प्रवाह में, प्रवाह में चलेगा, तो इसका मतलब क्या है, 15x जो उसकी शांत जल में चाल है उसमें धारा की चाल जुड़ जाएगी। फिर प्लस होगा डी ही डिस्टेंस चलेगा कितने समय में, वो किस स्पीड से चलेगा, 15 माइनस के एक्स से चलेगा। और कितना समय लगता है, अब लगता है 18 16 घंटे समय। बस ये दो इक्वेशन होगी, दो वेरिएबल होगा, आपको इनको सोल्व कर लो आंसर आ जाएगा। देखो सिंपल है। आप इसको करो, कैसे करोगे, इसको जब आप सोल्व करोगे दोस्तों तो आप मुझे बताओ, यहाँ से आ जाएगा d अपॉन, ये कितना हो जाएगा मेरे पास 15 + के 2x, और प्लस हो जाएगा मेरे पास d अपॉन 15, और बराबर कितना हो जाएगा 16 मेरे पास यहाँ से आ जाएगा। और जब मैं दोनों इक्वेशन को सोल्व करूंगा तो मेरे पास जो वैल्यू निकल के आएगी ना d की वैल्यू जो मेरे पास आएगी d बराबर हो जाएगा कितना, आप इसको सोल्व कर लीजिए। d बराबर आपके पास कितना हो जाएगा, d बराबर आपके पास हो जाएगा, देखो यहाँ से अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूँ, यहाँ से अगर मैं d की वैल्यू निकालना चाहूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा, मेरे पास यहाँ से जो d की वैल्यू निकालना चाहूँ अगर तो कितना आ जाएगा, यहाँ से निकाल लीजिए, ये आ जाएगा मेरे पास, देखो 15 गुणा x + 15/2, ये आ जाएगा मेरे पास वैल्यू, ये d की वैल्यू आ गई। अब इस d की वैल्यू को यहाँ पे रख दो आप, तो d बराबर कितना हो जाएगा, ये आपके पास d की वैल्यू आ गई। अब आप क्या करोगे, यहाँ से आप इसको सोल्व कर लोगे आसानी से। जब आप इसको सोल्व करोगे दोस्तों तो आपके पास जो x की वैल्यू निकल के आएगी, d बराबर मेरे पास कितना हो जाएगा 15/2 इंटू x + के 15, ये हो जाएगा। अब क्योंकि हमारे पास दो वेरिएबल दो इक्वेशन, तो आप इसको सोल्व करोगे, यहाँ से आपके पास जो वैल्यू निकल के आएगी x बराबर वो निकल के आएगी 5। इसमें जब आप सेटिस्फाई करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन।
इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आपको सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा तो आप क्या करेंगे, ऐसे कर लेंगे, आप एक इक्वेशन ये आपके पास बन गई और एक इक्वेशन आपके पास ये होगी। देखो एक इक्वेशन आपके पास ये होगी दूसरी, और एक इक्वेशन आपके पास ये होगी। आप यहाँ पे क्या क्या करेंगे, डी की वैल्यू को सेटिस्फाई कर लेंगे। आप एक्स की वैल्यू यहाँ रखेंगे और एक्स की वैल्यू यहाँ रखेंगे। कैसे आएगा, आपके पास सेटिस्फाई आंसर आना चाहिए। डी की वैल्यू आपको सेटिस्फाई कर जाएगी तो आंसर आपके पास 5 बन जाएगा, एक्स बराबर 5। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 8। ध्यान से समझेंगे। यदि 2 वर्ष के लिए आपको बोला गया है, यदि 2 वर्ष के लिए 2 वर्षों के लिए 18% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 981 है, तो राशि का वर्तमान मूल्य बताना कितना होगा। ठीक है, आपको बताना उसका वर्तमान मूल्य कितना होगा। ठीक है, तो 18% का ब्याज का मतलब क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि 18 प्लस 18 सक्सेसिव लगा देंगे, और प्लस हमारे पास कितना 18 18 324 और 324/100। ठीक है, आप इसको सोल्व करोगे, 18 दूनी 36, 36 और 3 कितना होते हैं, 36 और 3 आपके पास होते हैं दोस्तों कितने, 36 और 3 39.24 आपके पास कितना आ जाएगा, ये परसेंटेज आपके पास आ जाएगा ब्याज। और यही परसेंटेज ब्याज आपके पास कितना दिया हुआ है, 981 दिया हुआ है। यहाँ से आप 100% की वैल्यू निकाल लेंगे आसानी से। यहाँ से आप क्या करेंगे, 100% की वैल्यू निकालेंगे। 981 कितना हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा 300, ये हो जाएगा मेरे पास 23 दशमलव इतना, और मल्टीप्लाई 100%। ठीक है, यहाँ से 2 जीरो हटाएंगे, ये 2 जीरो यहाँ लगा देंगे। आप इसको सोल्व करोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। देखो कैसे सोल्व करोगे, 9 चौक 36 होते पूरा पूरा 4 बार कर जाएगा, 9 चौक 36 होते पूरा पूरा 4 बार, और 4 से ही कितनी बार कर जाएगा, ये कर जाएगा 25 बार, यानी 2500 आपके पास सही उत्तर आ जाएगा। 2500 आपके पास सही उत्तर आ जाएगा, बी ऑप्शन। आगे चलते हैं अगले प्रश्न के पास। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 9 क्या कहना चाह रहा है, एक निश्चित राशि को 10% दर से 10% की दर से 2 वर्ष की अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया गया। यदि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर जोड़ा गया समान राशि को समान समय अवधि और समान ब्याज दर पर साधारण ब्याज पर निवेश किया गया, तो उनके चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का जो अंतर है वो 200 रुपये आता है। तो सिंपल है, यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनने वाला है। आप एक बात मुझे बताएंगे, 10% ब्याज दर है और 2 साल के लिए है, और इसका एसआई कितना हो जाएगा, मैंने कई बार आपको बताया है, जब मैंने आपको एसआई भी पढ़ाया था तब भी मैंने आपको बताया था, ये 21% हो जाएगा, क्योंकि आप 10% का सक्सेसिव लगाओ। अगर मैं सीआई की बात करता हूँ, ये सीआई था, सॉरी ये सीआई हमारे पास आ गया। अगर मैं एसआई की बात करता हूँ, एसआई की किसकी बात करता हूँ, अगर मैं एसआई की बात करता हूँ सिंपल इंटरेस्ट की, तो जो सिंपल इंटरेस्ट मेरे पास होगा दोस्तों, वो होगा 10 गुणा 2। 10 गुणा 2 का मतलब हो जाएगा 20%। अब सीआई और एसआई का जो अंतर है वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 1%। यानी 1% का जो मान है मेरे पास, 1% की वैल्यू मुझे कितनी दी हुई है, 200 रुपये। तो आप मुझे बताएंगे 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100% की वैल्यू हो जाएगी भैया 20,000 रुपये। 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100% की वैल्यू हो जाएगी 20,000 रुपये, और 20,000 रुपये आपके पास सही उत्तर इसका आ जाएगा। अच्छे से आप इसको समझ पाए होंगे। ठीक है दोस्तों, आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। आगे चलते हैं, और अगर इसका आप फॉर्मूला चाहें, तो मैं इसका आपके लिए फॉर्मूला भी लिख दूँ। फॉर्मूला क्या होता है, सी आई माइनस एस आई, कितने साल के लिए, 2 ईयर के लिए, 2 साल के लिए। ये अंतर आपके पास बराबर होता है, ये आपके पास बराबर होता है किसका, ये होता है P इंटू R/100 की पावर 2, ये आपके पास होता है। ठीक है, ये आपके पास अंतर होता है, तो आप इसको अच्छे से कर सकते हैं, ये फॉर्मूला आपके पास होता है। अगर इस अंतर से आप फॉर्मूले से रखना चाहें तो आप इससे भी वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इसको बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ध्यान से समझें। 10 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ध्यान से समझेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन हमारे पास, ध्यान से समझेंगे इसको और करने की कोशिश करेंगे। हाँ जी, 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक संख्या 37 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि एक भाग का 5 गुना दूसरे भाग के 11 गुना का मिलकर 227 के बराबर होता है। छोटी संख्या का 9 गुना का मान बताना क्या हो।
देखो हमसे पूछा क्या जा रहा है दोस्तों, छोटी संख्या का 9 गुना पूछा जा रहा है। यानी जो भी आंसर आएगा उस वो 9 का मल्टीपल होगा। यानी जो भी आंसर आएगा वो 9 से जरूर कट रहा होगा। आप मुझे बताओ 62 9 से कर सकता है? नहीं कर सकता। आप बताओ 60 कर सकता है? नहीं कर सकता। आप बताओ 61 कर सकता है? नहीं कर सकता। एक ही आंसर होगा मेरे पास, कितना? 63। 63 ही है मेरे पास, क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अब आप मुझे बताओ, अगर 63 सही उत्तर हो गया तो कैसी कैसी संख्या आ जाएगी? छोटी संख्या क्या हो जाएगी? अगर ये छोटी संख्या का 9 गुना है तो छोटी संख्या कितनी हो जाएगी बोलो? छोटी संख्या हमारे पास हो जाएगी भैया, छोटी संख्या हो जाएगी 7। और 7 और एक संख्या कितनी आ जाएगी? फिर एक संख्या आ जाएगी हमारे पास 30। तो आप क्या करो, 7 का तो कर दो 11 गुना, और 30 का कर दो आप कितना? 5 गुना। 7 का 11 गुना कितना हो जाएगा? 77, प्लस 30 का 5 गुना कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा बोलो? 5 या 15, कितना हो जाएगा? 150। आप इसको ऐड करोगे तो आपके पास वही उत्तर आएगा जो आपको दिया हुआ है, 227। तो आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? डी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 11। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 11। 11 नंबर क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं, ठीक है? 11 नंबर क्वेश्चन करते हैं, और 11 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इसको ध्यान से सुनेंगे एक बार। पिछले वर्ष एक प्रतियोगिता परीक्षा में 3 खंड थे। उनमें से 33 छात्रों ने खंड ए में कट ऑफ क्लियर किया, 34 छात्रों ने खंड बी में कट ऑफ क्लियर किया, 32 छात्रों ने खंड सी में कट ऑफ क्लियर किया, 10 छात्रों ने ए और बी में कट ऑफ क्लियर किया, 9 छात्रों ने बी और सी में कट ऑफ क्लियर किया, 8 छात्रों ने ए और सी में कट ऑफ क्लियर किया। ठीक है, केवल एक खंड में क्लियर करने वाले छात्रों की संख्या बराबर है, केवल एक खंड में, ध्यान से समझेंगे, और वह प्रत्येक खंड के लिए 21 है। ये बात आपको ध्यान से समझनी, यही आपका उत्तर निकालने के लिए कारगर होगी। आपको एक बात बहुत ध्यान से समझनी है, आपको पता है 3 खंड है, यानी कि हमारे पास कितने हैं? 3 हमारे पास, 3 सेक्शन हमारे पास दिए हुए हैं। इन 3 सेक्शन को आप एक बार बना लीजिए। ये 3 सेक्शन आपके पास हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे? आपके पास 3 सेक्शन हो जाएंगे। आपको बोला गया है दोस्तों, आपको बोला गया है कि सबसे जो लास्ट बात है, आप पहली बात ये समझो, आपको बोला गया कि प्रत्येक खंड में, आपको बोला ना केवल एक खंड में, केवल एक खंड में क्लियर करने वाले, मैं इसको मान लेता हूं ए, इसको मान लेता हूं बी, इसको मान लेता हूं सी। ए में कितने क्लियर करने वाले हैं? ए में है 33, तो मैं इसके आगे लिख देता हूं 33। बी में कितने हैं? बी में है 34, तो इसके आगे लिख देता हूं 34, और सी में है 32, तो इसके आगे लिख देता हूं 32। अब दूसरी बात आपको जो समझनी है वो ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। आपको बोला गया है कि प्रत्येक खंड में, केवल एक खंड में क्लियर करने वाले हमारे पास 21 है, और हर एक खंड में 21 है। तो आप मुझे बताओ, ये केवल वाले हो जाएंगे, ये जो हमारे पास जिसको मैं साइड कर रहा हूँ, ये हमारे पास केवल वाले हो जाएंगे, केवल। तो इसकी वैल्यू हमें कितनी दी हुई है? इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 21। तो हम इस सब में 21 लिख देंगे, 21, ये भी 21 है, ये भी 21 है, और ये भी हमारे पास 21 है। इतनी बात आपको क्लियर होगी। मैं मान लेता हूं, क्योंकि देखो अगर मुझे वेन डायग्राम से क्वेश्चन करना तो कॉमन वैल्यू जरूर पता होनी चाहिए। तो कॉमन वैल्यू अगर नहीं पता तो कॉमन वैल्यू को हम मान लेंगे। अगर मैं मान लेता हूँ कॉमन वैल्यू मेरे पास x है, यानी कि जो तीनों खंड में पास है, जिन्होंने तीनों खंड क्लियर करे, उसको मैं मान लेता हूँ x। क्या मान लेता हूँ? उसको मान लेता हूँ x। अब दूसरी बात समझो, देखो आपको दिया हुआ है 10 छात्र ऐसे हैं जो ए और बी को क्लियर कर रहे हैं। देखो 10 छात्र तो ये होंगे ए और बी को क्लियर करने वाले, जिसको मैं इस टाइम पे ये पैरेट कलर से क्या कर रहा हूँ, जिसको हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट जो है ये ए और बी का कॉमन है। ए और बी के कॉमन में से एक्स वाला निकल गया, तो ये मेरे पास कितना बचेगा? ये बचेगा मेरे पास एक्स, 10 माइनस के एक्स बचेगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। दूसरी बात समझो, दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यहाँ समझो आप। कहाँ पे समझोगे दूसरी बात? यहाँ पे समझोगे। देखो कौन सा कलर लूं? चलो ये वाला कलर ले लेते हैं, ब्लैक ले लेते हैं, कोई नहीं। आपसे बोला गया है दोस्तों कि 9 छात्र ऐसे हैं जो बी और सी के में क्लियर करने वाले, 9 छात्र बी और सी में। अगर बी और सी में 9 क्लियर करने वाले हैं, अगर इसकी वैल्यू 9 है, जिस पार्ट को इस टाइम में ब्लैक कलर से क्या कर रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ, ये पार्ट अगर मेरे पास 9 है, तो इसका मतलब ये वाला जो पार्ट बचा, ये बचा 9 माइनस एक्स, इसमें से 9 माइनस एक्स बच जाएगा। और दूसरी बात, हमें दिया हुआ कि 8 ए और सी में है, तो ऐसे ही ए और सी वाले कितने हो जाएंगे बोलो? ए और सी वाले हो जाएंगे भैया, ये वाले हो जाएंगे ए और सी वाले। अगर ये हमारे पास 8 है, तो मुझे बताओ ये जो पार्ट मेरे पास बचा, ये 8 माइनस एक्स होगा कि नहीं होगा?
आप बोलोगे भैया बिल्कुल एट माइनस एक्स होगा। थोड़ा सा कलर ना छोटे रह गए, एक बार मैं इसको अच्छे से हाईलाइट कर देता हूँ ना, बड़ा ले लेते हैं थोड़ा। ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 - x, ये हो जाएगा मेरे पास 8 - x। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये वाला पार्ट 8 है, तो इसमें बचा हुआ पार्ट कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 8 - x, ऐसे ही हो जाएगा 9 - x। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। अब दूसरी बात समझो, आपको बोला गया है कि तो कितने छात्रों ने सभी 3 खंडों में क्लियर करा, यानी इस x की वैल्यू हमें निकालनी। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें x की वैल्यू निकालनी। तो आप x की वैल्यू कहीं से भी निकाल सकते हैं, कि किसी एक से भी निकाल दो। आप क्या करोगे, किसी एक की वैल्यू मान लो, मैं मान लेता हूँ b बराबर मेरे पास कितना दिया हुआ है, b बराबर जो मेरे पास दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है बताओ, b बराबर दिया हुआ है मेरे पास 34। आप इस 34 से निकाल दो बस b की वैल्यू। 34 इज इक्वल टू 34 कैसे कैसे आया, 21 आया, प्लस उसके बाद 9 - x ऐड हुआ, उसके बाद इसमें x ऐड हुआ, और उसके बाद इसमें क्या ऐड हुआ, प्लस के 10 - x ऐड हुआ। ठीक है, x वाली वैल्यू काट दो, ये x से x कट जाएगा, ये माइनस के x इधर आ जाएगा। देखो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 30, 30 और 10 कितने हो जाएंगे 40, और इसको इधर ले आएंगे तो x तो इधर आ जाएगा माइनस की वैल्यू, ये मेरे पास इधर हो जाएगा 40, उधर माइनस जाएगा 34 हो जाएगा -9, तो आंसर कितना आ जाएगा 6। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। यानी 6 लोग ऐसे थे जो सारे के सारे सब्जेक्ट में क्या थे, पास थे। क्लियर हो गया क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा टाइम टेकिंग था लेकिन अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन मेरे पास कितना है, क्वेश्चन नंबर मेरे पास है 12। ये क्वेश्चन मैंने आपको कई बार कराया है, कई बार तो नहीं कराया लेकिन मैंने आपको ये क्वेश्चन 2 बार जरूर कराया है। एक बार जब मैंने आपको प्रीवियस ईयर सॉल्व कराया था तब, एक बार मैंने आपको ये चैप्टर में कराया है प्रोबेबिलिटी के। आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर देंगे और इसका आंसर होगा सी। और मैं इसको बता ही देता हूँ, चलो कोई नहीं, मैं आप इसको बता ही देता हूँ। कैसे बताऊंगा, देखो ध्यान से समझो। हमारे पास एक नंबर ऑफ यूनियन दिया हुआ है कितना, इस यूनियन में हमारे पास 150 है। नंबर ऑफ यूनियन की वैल्यू मैं निकाल देता हूँ, कितना हो जाएगा मेरे पास 150 हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई। दूसरी बात, ए यूनियन बी हमें दिया हुआ है कितना, देखो ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी का डैश निकालना, और ए यूनियन बी का डैश होता है, हमें ए यूनियन बी का डैश जो होता है उसको क्या करेंगे, नंबर ऑफ यूनियन में से माइनस कर देंगे क्या, नंबर ऑफ ए यूनियन बी को, ए यूनियन बी को माइनस कर देंगे नंबर ऑफ। तो ये हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा, ये हमारे पास निकल जाएगा नंबर ऑफ ए यूनियन बी का डैश। ये होता है, ये फॉर्मूला होता है, आसान है, आप इसको कर सकते हो बहुत आसानी से। देखो कैसे करेंगे, ये 150 है, आप मुझे बताओ अगर 150 है और ए यूनियन बी कितना है, ए यूनियन बी का मतलब इसमें और इसमें जो जो पार्ट कॉमन भी नहीं है वो भी, और जो पार्ट कॉमन है वो भी। तो आप पहले तो क्या करेंगे, इसका ए यूनियन बी निकालेंगे। ए यूनियन बी कितना हो जाएगा बताओ, ए यूनियन बी कितना हो जाएगा, ए यूनियन बी, नंबर ऑफ ए यूनियन बी निकालेंगे। कैसे निकालोगे, पहले तो निकालो जो कॉमन कॉमन है, 8 है, तो हम पहले 4 लिखो, इसमें 4 है, 6 है, फिर हमारे पास 8 है, 8 के बाद कौन सा कॉमन है, 23 हो जाएगा। यूनियन में तो सारे ही आ जाते हैं ना, फिर हो जाएगा मेरे पास 69, फिर हो जाएगा मेरे पास 80, और फिर हो जाएगा मेरे पास 82। अब मुझे बताओ कितने हो जाएंगे नंबर ऑफ ए यूनिट, कितने हो जाएंगे, 3 और 4 7 हो जाएंगे, 7। ठीक है, अब निकालो इंटरसेक्शन पार्ट। इंटरसेक्शन पार्ट कितना होता है, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन मतलब होता है कॉमन पार्ट, तो कॉमन कितना है, देखो 8 है कॉमन, और 69 है और 80 है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 8, 69 और 80। कितने हो जाएंगे, ये हमारे पास हो जाएंगे दोस्तों 3। ठीक है, अब आप इसको फॉर्मूला लगा दो, आंसर आ जाएगा। कैसे करोगे, देखो आप इसको करोगे, हमें क्या निकालना, इसकी वैल्यू निकालनी ना, अभी तो हमें पहले इसकी वैल्यू निकालनी है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी के डैश की वैल्यू निकालनी। कैसे निकालेंगे, 150 में से माइनस कर देंगे कितना, 7 को, तो कितना आ जाएगा 147 आ जाएगा। अब इसके साथ मुझे क्या लगाना है, इसके साथ मुझे क्या करना है, इसके साथ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 है ना, हाँ 7 हो जाएगा। उसके बाद ध्यान से समझेंगे इसको, 7 नहीं होगा, ये 7 माइनस करके 43 आएगा ना, 143, तो 143 हो जाएगा। आपको अब किसकी वैल्यू निकालनी, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस 10। तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है हमारे पास, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और प्लस क्या हो जाएगा 10, तो इसकी वैल्यू कितनी है, ये हो जाएगी 3 प्लस के
3 है ना, 3 प्लस के 10 कितना हो जाएगा 13। तो आपको इसका रेशियो निकाल देना है बस। अब इसको क्या करना है, आप इसको रेशियो निकाल देना है। तो 143 बटे कितना हो जाएगा 113। तो ये हो जाएगा आपके पास 11:1। 11/1 का मतलब 11:1 आ जाएगा। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 13। अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको कर सकते हो, मैं इसलिए आपको दे रहा हूँ क्वेश्चन करने को। दो लड़कियों की वर्तमान आयु 4:3 है। 4:3 है मतलब 4x अपॉन कितना करेंगे 3x करेंगे, 3x अपॉन 4x। अब उसने बोला कि 2 वर्ष के बाद, 2 वर्ष के बाद का मतलब इसमें 2 जोड़ देंगे। दोनों में 2 जोड़ने के बाद हमारे पास इसका अनुपात जो हो जाता है वो 7:9 हो जाता है। तो आप क्या करोगे, यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे। x की वैल्यू निकालने के बाद आपको क्या करना है, आपको एक एक की वैल्यू निकाल देनी है, फिर जो आंसर दिया होगा वो कर देंगे, आप उसको सोल्व कर सकते हो। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन भी इजी है, आप इसको भी कर सकते हो। x और y 3:5 के अनुपात में पूंजी के साथ साझेदारी करता है। 5 महीने के बाद x अपनी पूंजी का 50% जोड़ता है, जबकि y अपनी पूंजी का 60% निकालता है। तो 6.84 लाख रुपए के लाभ में x का हिस्सा बताना कितना होगा। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। मैं मान लेता हूँ पहले x ने कितने 30 रुपए निवेश किए, इसको मान लेता हूँ 30, इसको मान लेता हूँ कितना, इसको मान लेता हूँ 50। ठीक है, अब देखो इतने से शुरुआत की, और 5 वर्ष के बाद एक्स ने क्या करा 50%, 5 महीने के बाद, तो 5 महीने तक तो इसने यही निवेश किया होगा। उसके बाद क्या होगा, इसने 5 वर्ष के बाद अपना आधा हिस्सा और बढ़ा दिया, तो आधा बढ़ा दिया 45 कर दिया होगा। यानी 45 गुणा कितने महीने के लिए, आगे के 7 महीने के लिए, क्योंकि 1 वर्ष के बाद की बात हो रही है। तो ये तो द्वारा हो गया एक्स के द्वारा निवेश, तो ये आ जाएगा उसके लाभ का रेशियो। अब बी ने क्या काम करा, बी ने 5 महीने तक तो 50 रुपए निवेश करे, उसके बाद उसने क्या काम करा, इसमें से अपना 60% हिस्सा वापस कर लिया। अगर 60% हिस्सा वापस कर लिया तो मतलब कितना है 30%, 30 रुपए निकाल लिए होंगे। अब 20 रुपए निवेश करे होंगे दोस्तों, मान लीजिए 7 महीने के लिए। अब ये आ जाएगा तुम्हारे पास इसका हिस्सा। देखो 5 या 15 150 हो जाएगा, 45 सत्ते कितने होते हैं, 45 सत्ते निकाल दीजिए आप कितने होते हैं। 45 की 7 से मल्टीप्लाई करोगे 315 आएगा, और 45 सत्ते आपके पास हो जाएंगे 315, प्लस आप इसमें क्या कर देंगे 3 पंजे 15, 150 आप इसमें ऐड कर देंगे, तो आपके पास जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 465। यहाँ से 465 आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, 5 पंजे 25, 5 पंजे कितने होते हैं 25, यानी कि 250, और प्लस कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, 140, 140 इसमें से ऐड कर दोगे तो 390 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 390 आ जाएगा। आप इसका क्या निकालोगे, इसका आप रेशियो निकाल दीजिए। 5 से इसको काटो कितनी बार कट जाएगा, देखो 5 से काटूंगा 5 9 45 हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा। 5 से इसको काटूंगा कितनी बार कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, देखो ध्यान से समझिए इसको। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं सोच रहा हूँ, ठीक है चलो कोई नहीं। 5 से काटेंगे कितनी बार, 5 सत्ते 35 हो जाएगा, बचेगा कितना, बचेगा हमारे पास कितना बचेगा बोलो, 35 हो जाएगा, 4 बचेगा, 5 अट्ठे 40 हो जाएगा। ठीक है, 3 से इसको काटो, 3 से कट जाएगा कितनी बार 31 बार। 3 से इसको काटो, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और कितना बचेगा 3 दूनी 6, और 3 छंग 18 हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास 31:26 आ गया। अब 31:26 के अनुपात में आपके पास ये आ जाएगा प्रॉफिट, ये आ जाएगा आपके पास प्रॉफिट का रेशियो। इस प्रॉफिट के रेशियो को इसमें बांट देंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा है, वैसे भी अगर मैं इसका आंसर आपको बताना चाहूँ तो हमें ए का हिस्सा चाहिए ना, एक्स का हिस्सा चाहिए। तो एक्स का जो हिस्सा होगा दोस्तों वो 31 का मल्टीपल होगा, और 31 का मल्टीपल केवल और केवल आपके पास ये आ रहा है। देखो 31 कम 31, 31 दूनी 62, तो यही आपके पास आंसर हो जाएगा। ऐसा भी आप कर सकते हैं, बाकी आप इसको सोल्व करके देख लेना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 60% सांद्रता वाले 40 लीटर अम्ल घोल को 80% सांद्रता वाले 35 लीटर अम्ल घोल में मिला दिया जाता है। नए घोल में अम्ल की सांद्रता कितनी होगी, ये आपको बताना है। 60% सांद्रता वाले अम्ल घोल के 40% को, 40 लीटर को, यानी 40 लीटर में क्या है, 40 लीटर में 60% क्या है दोस्तों, अम्ल है। अगर 60% अम्ल है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 60% अम्ल है तो मतलब हो जाएगा 24 लीटर तो हो जाएगा अम्ल, और बाकी 16 लीटर आपके पास हो जाएगा कितना, पानी। इसको मान लो एसिड, इसको मान लो वाटर। ठीक है, उसके बाद 80%, अब 35 लीटर की बात हो रही है, 35 लीटर में 80% क्या है, अम्ल है। तो 80% का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, 80% का मतलब हो जाएगा 5 सत्ते 35, और 5 चौक 20, यानी 28 लीटर। तो हमारे पास आ जाएगा 28 लीटर, क्या आ जाएगा 28 लीटर अम्ल आ जाएगा, और बचेगा कितना, बचेगा हमारे पास कितना, 35 अट्ठा 7 बचेगा, तो 7 लीटर हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 लीटर आ जाएगा वाटर। अब इस दोनों को ऐड कर दीजिए, जब दोनों को मिला रहे तो कितना हो जाएगा बोलो, 8 4 12 का 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 5 52 आ जाएगा।
ठीक है। और 52 अनुपात कितना हो जाएगा, 17 और 7 23, 23 हो जाएगा। आपको बताना है कि नए घोल में नए घोल में अम्ल की सांद्रता कितनी होगी। तो अम्ल है कितना, आप बोलोगे अम्ल है भैया 52, और टोटल कितना है, टोटल है हमारे पास कितना 70 75 हो जाएगा। 75 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 100, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 100। आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आपके पास आंसर आ जाएगा, नए घोल में अम्ल की सांद्रता कितनी है। हाँ तो सही है, ठीक तो है, ठीक है। तो आप इसको सोल्व करेंगे, ये हो जाएगा आपके पास कितना बोलो, ये कितना है आपके पास 75, 75 से डिवाइड करेंगे 100 को 3 से बार कट जाएगा, तो कितने परसेंट हमारे पास, देखो 25 या 75 हो जाएंगे, 25 चौका 100 हो जाएगा। आप इसको सोल्व करो, मैं सोच रहा हूँ इसका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा, आप इसको सोल्व करोगे आंसर आ जाएगा। देखो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, ठीक है, और 4 पंजे 20, 20 और कितना हो जाएगा, हाँ 20 ही हो जाएगा। ये आपके पास हो जाएगा 200, 208/3। अब देखो इसमें आप चेक करना कि ऊपर यूनिट डिजिट पे 8 बन रहा है, किस में बन रहा है, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब देखो 3 सत्ते 3 नम 27 होते हैं, 27 और 1 28, इसमें ही बन रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा, यही हमारे पास आंसर हो जाएगा। इसमें नहीं बनेगा, देखो 36 18 तो इसमें 10 बन जाएगा, ये भी नहीं बनेगा, तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। कैसे बताया मैंने बताया है कि आपको यूनिट डिजिट चेक कर लेनी है, यूनिट डिजिट चेक कर लेनी है। इसमें यूनिट डिजिट कितनी है 8 है, तो इसमें भी हमारी यूनिट डिजिट ऊपर 8 बननी चाहिए। ये लिखा हुआ है दोस्तों 69 सही 1/3, तो 3 सत्ते 9 सत्ते 9 ते 27 होते हैं, तो 7 बन जाएगा, 7 और 1 8 बन जाएगा, तो यही आंसर हो जाएगा बस। यही हमारे पास आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझेंगे। 5 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत 233 है, आपको सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या का औसत बताना। देखो मैंने ये क्वेश्चन क्यों रखा है, ये क्वेश्चन आपके सीरियल में आया हुआ है, और ये क्वेश्चन मैंने आपके कल के टेस्ट में भी रखा था। कल के टेस्ट में मैंने रखा था, लेकिन मैंने इसका आंसर बताया नहीं था, मैंने होमवर्क के तौर पर दिए। तो मुझे 2-3 कमेंट आए, पर्सनली टेलीग्राम पे भी मैसेज आए ग्रुप में कि भैया ये क्वेश्चन आप बता दीजिए, हमसे हो नहीं पा रहा। तो मैं इसको बता देता हूँ। देखो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले बात करनी है 5 क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों के औसत आपको दिया हुआ है। तो आप मुझे बताओ, अगर ये औसत आपको 233 दिया हुआ है, तो ये बीच की संख्या होगी। अगर क्रमागत संख्याएं हैं तो इसका मतलब ये बीच की संख्या होगी, दो संख्या यहाँ होंगी, कोई दो संख्या यहाँ होंगी। इतनी बात आपको समझ में आ गई। क्योंकि क्रमागत है तो इस तरीके से हम इसका औसत निकाल सकते हैं। अब ये बीच की जो संख्या है दोस्तों, ये जो औसत होगी ये किसका, ये स्क्वायर है खुद एक। तो आप मुझे ये बताएंगे कि ये स्क्वायर किसका है। आप मुझे बताइए, ये डायरेक्ट तो स्क्वायर किसी का नहीं है, तो आप मुझे ये बताएंगे कि ये किसके स्क्वायर के आसपास है। तो आप बोलोगे भैया ये 15 के स्क्वायर के आसपास है। अगर ये 15 के स्क्वायर के आसपास है, तो यानी बीच की संख्या मेरे पास क्या हो जाएगी, 15 हो जाएगी। उससे आगे की संख्या मेरे पास 17 हो जाएगी, उससे आगे की संख्या मेरे पास हो जाएगी 29, इससे पीछे की संख्या हो जाएगी 13, इससे पीछे की संख्या हो जाएगी 11। अब आप इसको निकाल लीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के क्या निकालना, औसत निकालना। तो 11 + 19 आप ऐड करो और बटे कर दो 2, कितना आ जाएगा 30/2, यानी 15 आंसर आ जाएगा 15। हमारे पास डी ऑप्शन आ जाएगा। एक तरीका तो इसका ये है। दूसरा तरीका, अगर आपको इसको वेरीफाई करना तो इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर करके आप ऐड करो। देखो मैं यूनिट डिजिट से आपको करके बताता हूँ। यूनिट डिजिट से कैसे बताता हूँ, अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो यूनिट डिजिट पे 1 आएगा, इसका स्क्वायर करूंगा यूनिट डिजिट पे 9 आएगा, इसका स्क्वायर करूंगा यूनिट डिजिट पे 5 आएगा, इसका स्क्वायर करता हूँ यूनिट डिजिट पे 9 आएगा, और 9 का स्क्वायर करता हूँ 9 9 81 यूनिट डिजिट पे 1 आएगा। समझ में आ रही है बात। अब यूनिट डिजिट पे अगर 1 आ रहा है दोस्तों, अब उसको मुझे किससे डिवाइड करना है, उसको मुझे 5 से भी डिवाइड करना है। तो जब अगर मैं इसका स्क्वायर ही लिख लेता हूँ, चलो कोई नहीं, आपको समझाना जरूरी है तो मैं इसका स्क्वायर ही लिख देता हूँ। 7 289 और ये हो जाएगा 361। आप जब इनको ऐड करोगे ना दोस्तों, आप जब इसको ऐड करोगे तो आपके पास जो संख्या बनेगी वो बनेगी 1165। और 1165 को जब आप डिवाइड करोगे ना 5 से, 1165 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो आपके पास यही आएगा 233। तो आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या चीज करनी थी, हमें दिया हुआ था कि ये स्क्वायर है किसी ना किसी का, ये जो औसत है वो किसी न किसी का स्क्वायर है। अब क्योंकि स्क्वायर तो एग्जैक्टली नहीं है, तो हम देख लेंगे आसपास किसका स्क्वायर है। तो 15 का है, तो 15 का स्क्वायर क्या होता है, 15 का स्क्वायर होता है 225।
तो ये आपके पास आ जाएगा 225 होता है। तो आपको छोटी संख्या और बड़ी संख्या करके हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 17। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 25 दिनों में पूरा करते हैं। ए और बी है, ए है प्लस बी है, कार्य को मिलकर 25 दिनों में पूरा करते हैं। बी और सी है, बी प्लस सी मिलकर किसी कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी और ए है हमारे पास, इस कार्य को पूरा करके कितने दिनों 30 दिनों में कर सकते हैं। ए बी सी डी मिलकर इस कार्य को 18 दिनों में करते हैं। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी मिलकर कितने दिनों में करते हैं? 18 दिनों में करते हैं। आप क्या करोगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप क्या करोगे? इसका एलसीएम ले लोगे। आप इसका एलसीएम लोगे क्या? आप इसको, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आप इसका एलसीएम क्या लोगे? आप जो इसका एलसीएम लोगे दोस्तों, तो कितना लोगे बताओ? अगर मैं 360 एलसीएम लेता हूँ तो 360 से मेरे पास कौन कौन सी संख्या कट जाएगी? ये भी कट जाएगी 360 से, ये भी 360 को काट देगी, ये भी 360 को काट देगी, लेकिन 25 नहीं काटेगी। तो 25 का मल्टीपल के लिए मैं इसमें क्या कर दूं? 5 से मल्टीप्लाई और कर दूं। तो 5 से मल्टीप्लाई अगर मैं और कर दूंगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरे पास 1800। तो मैं एलसीएम जो ले लेता हूँ दोस्तों, 1800 एलसीएम ले लेता हूँ। यानी 1800 को मैं मान लेता हूँ टोटल पर। 25 से इसको मैं डिवाइड करूँ तो 1800 72 बार कटेगा। 36 से डिवाइड करूंगा तो 50 बार कटेगा। 30 से डिवाइड करूंगा तो 60 बार कट जाएगा। 18 से डिवाइड करूंगा तो 100 बार कट जाएगा। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई, ठीक है? हाँ ठीक है, बहुत अच्छे से आपको ये बात समझ में आ गई। हम इसको अगर करना चाहते हैं, चलो कोई नहीं, इससे ही कर लेते हैं। सही तो है ना? 72 से काटूंगा 25 बार, 25 ये कट जाएगा, 25 4 1872। ठीक है, बिल्कुल सही है, एकदम परफेक्ट। आपको क्या करना है, अब देखो ध्यान से समझना है आपको। आपको यहाँ से वैल्यू निकालनी है, यहाँ से अगर मैं वैल्यू निकालता हूँ तो कैसे निकलेगी मेरे पास? इन तीनों का जो मैं निकालता हूँ, इन तीनों की जो क्षमता निकालता हूँ वो कितनी हो जाएगी? देखो ये हो जाएगा 2 गुणा ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, और बराबर मेरे पास कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा मेरे पास कितना, 110, और ये हो जाएगा 182। 182 मेरे पास आ जाएगा। अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकालता हूँ, कितना आएगा? 2 से काट दूंगा, 91 बार आ जाएगा। अब ए प्लस बी प्लस सी की जो क्षमता मेरे पास आ जाएगी वो आ जाएगी 91। और ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की जो क्षमता आ जाएगी हमारे पास, वो कितनी है? वो है हमारे पास 100। तो आपको डी की क्षमता निकालनी है, क्योंकि काम डी से कराना। तो डी की क्षमता कितनी आ जाएगी? 100 माइनस 91, कितना आ जाएगा दोस्तों? 9 आ जाएगा। अगर 9 आ जाएगा तो मुझे बताओ ये कितनी बार कर जाएगा 9 से? आपको डी से ये काम कराना है, 1800 काम। अरे कहाँ जा रहे हो? इधर आओ, अभी रह गए हो आप होने से, समझो हमारी बात को। ये हो जाएगा दोस्तों 1800। 1800 से आपको किसको डिवाइड करना है? 9 से। तो कितना आंसर आ जाएगा? आप बोलोगे 200। 200 हमारे पास उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, कैलकुलेटिव था थोड़ा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है, देखो 18। ए बी सी किसी टंकी को 30 घंटे 36 घंटे 28 घंटे भर सकते हैं। तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं। टंकी पूर्ण रूप से भरने से पहले बी सी क्रम से 5 घंटे और 8 घंटे बंद थी। तो टंकी भरने में लगने वाला समय आसानी से बता सकते हो, बहुत आसानी से। तो होमवर्क के तौर पर, ये हाउ नहीं है, होमवर्क। ये HW है दोस्तों, HW। ठीक है, आप इसको कर सकते हो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। एक छात्र 5 सही 1/2 है, 5 सही 1/2 और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आता है। किलोमीटर प्रति घंटे की गति से स्कूल जाता है, यदि वह। दोस्तों ये क्वेश्चन में थोड़ी सी ना टाइपिंग मिस्टेक है, तो इस क्वेश्चन को मैं एक काम करूंगा, करेक्शन करके ना आपको करेक्शन करके प्रोवाइड करा दूंगा। माफी चाहूंगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग है हमारे पास। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे पास, ये रॉन्ग है हमारे पास क्वेश्चन। आप इसको क्या करेंगे, आप इसको स्किप कर देंगे। आप आएंगे 20 नंबर क्वेश्चन पे, आप इसको स्किप कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इस क्वेश्चन का आपको या तो नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा, मतलब नेक्स्ट वीडियो में इसको क्वेश्चन को ले लेंगे थोड़ा अच्छे तरीके से, जो भी आप ये एक्चुअल क्वेश्चन होगा, क्योंकि इसमें थोड़ी गड़बड़ी मुझे लग रही है, क्वेश्चन मेरे को लिखना सही नहीं आया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 20। 1400 मीटर की दौड़ में जॉन 1 मिनट 6 सेकंड से अंत बिंदु तक पहुंचता है, जबकि जेम्स 77 सेकंड में अंत बिंदु तक पहुंचता है। जॉन जेम्स को कितनी दूरी से हरा देता है, ये आपको बताना है। ओके, ये अच्छा क्वेश्चन है, आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। देखो इसमें आपको फॉर्मूला लगाना चाहिए, क्या है? चाल बराबर होता है हमारे पास
चाल बराबर दूरी बटे क्या होता है, समय होता है। अब इसमें आपको क्या दिया हुआ है, आपको ये चीज समझनी है। आपको दिया हुआ है दूरी, ये दूरी जो है ना दोस्तों, ये दूरी डिस्टेंस जो है आपकी, ये कांस्टेंट है। ये क्या है, ये कांस्टेंट है आपके पास। ये अगर आपके पास कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या है, जो स्पीड होगी वो आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी टाइम के। यानी जो टाइम का रेशियो आपके पास आएगा वो स्पीड की रेशियो का उल्टा आ जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आपको निकालना है आंसर इसका, कैसे निकालोगे देखो ध्यान से सुनो, ठीक है। आपको क्या करना है, देखो ध्यान से समझो। ये 1 घंटे 1 मिनट 6 सेकंड में आता है, यानी कि कितने सेकंड में, 66 सेकंड में आता होगा। ए जो है जेम्स, इसको मैं लिख देता हूँ जोन, ये जोन 66 सेकंड में आता होगा। और जो जेम्स है, जो जेम्स है वो 70 सेकंड में आता है। तो आप इसका एलसीएम निकाल लीजिए, ये हो जाएगा 6 आपके पास, और ये हो जाएगा आपके पास 7। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब दूसरी बात क्या है, दूसरी बात क्या है, इसका जो रेशियो हो जाएगा, ये तो हो जाएगा इसका किसकी, ये हो जाएगा दोस्तों इसके टाइम का रेशियो। अगर मैं इसकी स्पीड का रेशियो की बात करता हूँ तो इसके स्पीड का रेशियो उल्टा हो जाएगा, 6:7। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। अब आपको जो करना है दोस्तों, वो निकालना है इसकी डिस्टेंस। इसकी डिस्टेंस क्या है, 1400 मीटर की डिस्टेंस है। आप मुझे बताओ, जेम्स जो है वो इतने समय में 1400 मीटर की डिस्टेंस कवर करता है। तो आप मुझे बताओगे दोस्तों, जो डिस्टेंस हो जाएगा वो चाल जो हो जाएगी स्पीड के, जब समय बराबर हो गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो हमारे पास डिस्टेंस हो जाएगी वो हमारी जो चाल हो जाएगी उसके रेशियो के बराबर हो जाएगा। तो अगर जेम्स 7 यूनिट यानी कि 1400 मीटर चलता है, तो आप मुझे बताएंगे 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 1200। तो आप मुझे बताएंगे कितने मीटर से वो पीछे रह जाएगा, आप बोलोगे भैया 200 मीटर से पीछे रह जाएगा, 200 मीटर से, यानी डी ऑप्शन आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या उत्तर हो जाएगा इसका, डी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। बोलो बात आपको समझ में आ गई, अच्छे से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। उम्मीद करता हूँ मैं इस बात को कि आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई। आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन पे अपने चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है, एक बार इसको हम ध्यान से पढ़ें, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारे पास, 21 नंबर पे आते हैं। और 1 सेकंड का बस मुझे समय देंगे, बस 1 सेकंड का, थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेता हूँ। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर कौन से पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इसको समझते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ध्यान से पढ़ेंगे, एक बार इसको करने की कोशिश करेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन को पढ़ो और इसको करने की कोशिश करो। 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक 360 मीटर लंबी रेलगाड़ी कितने घंटे की चाल से चल रही है दोस्तों, 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी, 360 मीटर की एक रेलगाड़ी जो है 360 मीटर की एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही विपरीत दिशा में चल रही एक दूसरी रेलगाड़ी को 12 सेकंड में क्या कर देती है, समाप्त, मतलब कि उसको पार कर देती है, समाप्ति पार कर देती है। कितने समय में पार कर देती है उसको, कितने समय में पार कर देती है दोस्तों, 12 सेकंड में उसको पार कर देती है। दूसरी जो हमारी जो ट्रेन चल रही है उसकी लंबाई आपको बतानी कितनी है। तो देखो ध्यान से समझो, एक ट्रेन यहाँ है, अब जिस दिशा में ये चल रही है दोस्तों उसके विपरीत दिशा में आ रही है दूसरी ट्रेन, मान लो ये ट्रेन आ रही है। इस ट्रेन की तो लंबाई 360 है और इस ट्रेन की जो स्पीड है वो है 180, 108, और इसकी लंबाई मैंने मान ली x, और इसकी जो स्पीड है वो है 90। अब आप मुझे एक बात बताएंगे यहाँ से, क्या बात बताने वाली ये है दोस्तों, कि जब ये एक दूसरे को पार करेंगे तो ये एक दूसरे की दूरी पार करेंगे, और एक दूसरे की दूरी कितनी है, 360 प्लस x है। और कितनी स्पीड से पार करेंगे, जब एक दूसरे की ओर चल रही है, इस तरीके से चल रही है दोस्तों, तो इसका मतलब क्या है, दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। और दोनों की स्पीड जब ऐड हो जाएगी, इस स्पीड को मैं मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करूंगा, और बराबर जो मेरे पास टाइम आ जाएगा वो आ जाएगा 12 सेकंड। आप इसको सोल्व करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। बताओ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 198, 18 से डिवाइड करूंगा, 18 कम 18, 18 कम 18, 11 हो जाएगा। तो 11 × 5, और 11 × 5 बराबर हो जाएगा 12, 12×5 60, और 60 से अगर मैं 11 की मल्टीप्लाई करूंगा 66 आ जाएगा, यानी 360 प्लस x, और बराबर मेरे पास आ जाएगा दोस्तों 660।
तो आप मुझे बताएंगे यहाँ से x की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 300। यानी जो दूसरी ट्रेन है वो कितने मीटर की है, वो है 300 मीटर की। तो आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। एक नाव, आपको बोला है एक नाव स्थिर जल में यानी शांत जल में 19 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल सकती है। यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो नाव द्वारा 88 किलोमीटर धारा की दिशा में 24 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में चली गई दूरी में कुल कितना समय लगेगा। देखो, आपको बोला है 88 किलोमीटर कैसे चलना है दोस्तों, धारा की दिशा में। धारा की दिशा में चलेंगे यानी कि 19 किलोमीटर तो ये हो जाएगी शांत जल में, यानी x हो जाएगा। और 3 किलोमीटर की हमारी क्या हो जाएगी, 3 किलोमीटर की हमारी हो जाएगी दोस्तों धारा की चाल। इसमें जो समय लगेगा प्लस, हमें 24 किलोमीटर की चाल चलनी है विपरीत दिशा में यानी कि 19 किलोमीटर की चाल से चलेंगे और माइनस कर देंगे तुम्हारे पास 3। आपको जो आंसर आएगा वही सही उत्तर हो जाएगा। ये हो जाएगा 22, और 22 जो कितने होते हैं 88, ये 4 बार कट जाएगा। यहाँ आ जाएगा मेरे पास 18, और 18 को 24 से डिवाइड करूंगा तो 18 कम 18 आ जाएगा। ठीक है, और हाँ ठीक है, तो 18 कम 18 हो जाएगा। ये 18 नहीं आएगा ना, 16 आएगा, 16। हाँ 16 आएगा। क्या हो जाएगा, 3 किलोमीटर 3 माइनस करूँगा 16 आ जाएगा ना। 24 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो 22 और 22 चौक 88, ये हो जाएगा 4 प्लस, यहाँ से आप 24 बटे कितना हो जाएगा 16, 24 बटे 16, 24 बटे कितना हो जाएगा 16। आप इसको डिवाइड करेंगे किससे, आप इसको 8 से डिवाइड करेंगे 3 बार, और आप इसको 8 से डिवाइड करोगे 2 बार, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 1.5, यानी ये मेरे पास हो जाएगा 1.5। तो कितना हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा 1.5। तो कितना हो जाएगा 4 प्लस 1.5 कितना हो जाएगा 5.5, यानी 5.5 घंटे में क्या हो जाएगी, वो दूरी चली जाएगी पूरी। समझ में आ गई बात आपको, बोलो समझ में आ गई अच्छे से। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम दोस्तों 23 पे। आपको बताना है आपको बताना है 72 720 के एक और 720 को छोड़कर कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। सिंपल है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। 720 को मैं क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ। अब आप उस फॉर्म में मत जाना कि आप करने लगो कि 720 के टुकड़े करो, इस तरीके से नहीं करना। आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ और आंसर पाओ, थोड़ा ना स्मार्ट अप्रोच सीखो। कैसे सीखेंगे स्मार्ट अप्रोच, तो मैं सिखाऊंगा ना स्मार्ट अप्रोच, टेंशन क्यों लेनी। 720 को मैं लिख सकता हूँ 72 × 10, इतनी बात आपको समझ में आ गई। 72 को लिख सकता हूँ 8 × 9, 8 को क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, 9 को क्या लिख सकता हूँ 3 की पावर 2। भाई इसका मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, 3 की पावर 2। और 10 को लिख सकता हूँ 5 × 2, तो 2 में एक पावर और बढ़ा दो, 2 की पावर 4 × 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1, ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है इसके टोटल फैक्टर। तो टोटल फैक्टर कितने हो जाएंगे, टी एफ कितना हो जाएगा इसका बताओ, 24, यानी कि 4 और ये हो जाएगा 4 और 1 5, ठीक है। मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 + 1, मल्टीप्लाई फिर हो जाएगा 1 + 1, और इसको ये टोटल फैक्टर मिल जाएंगे। टोटल फैक्टर कितने हो जाएंगे बोलो, 5 या 15, 15 दूनी 30, और क्योंकि 30 हो जाएंगे टोटल फैक्टर। अब इसमें से हमें लेने कौन से नहीं है, दो नहीं लेने, कौन से, एक और 720 माइनस कर देंगे। तो इसमें से 2 माइनस कर देंगे, आप इसको नए पेन से कर देता हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। 2 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो आपके पास 28 आ जाएंगे टोटल। टोटल कितने आ जाएंगे 28, आपके पास उत्तर आ जाएगा डी ऑप्शन। आगे चलो, अगले क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन नंबर कौन सा है मेरे पास, 240। 240 नंबर मेरे पास है, इसको ध्यान से समझो, ये कर सकते हो आप। 240 कह रहा हूँ, 24 नंबर क्वेश्चन है। 24 नंबर क्वेश्चन है, 216 के विषम भाजकों का योगफल बताना कितना होगा। तो पहले आपको क्या करना है, पहले आपको इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन मैं करके दे देता हूँ, आप विषम विभाजकों का क्या बता सकते हो, मतलब जो इसके विषम गुणनखंड हो गए उसका सम बता सकते हो, कैसे निकालेंगे। देखो कैसे करेंगे दोस्तों, इसको इसको करने का एक सिंपल सा तरीका है। 216 जो है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, उसको मैं लिख सकता हूँ मैं 6 की पावर 3, 6 का घन होता है ना 216, 6 को क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 × 3 की पावर 3, ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। अब क्योंकि हमें क्या लेना, हमें विषम लेने, तो सम का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो विषम को शुरू करो। विषम को कहाँ से शुरू करेंगे, 0, ठीक है, और इसकी पावर 0 हो जाएगी, प्लस 3 की पावर कितनी हो जाएगी 1, प्लस 3 की पावर हो जाएगी 2, प्लस 3 की पावर हो जाएगी 3। इसको इसी तरीके से तो खोलते हैं, क्योंकि विषम लेने हैं विषम,
और अगर विषम लेने हैं तो सम का तो कोई मतलब ही नहीं है, बस सिंपल है। तो ये हो जाएगा 0, 0 की पावर 1, किसी की पावर 0 का मान होता है 1, हो जाएगा 3 प्लस ये हो जाएगा 9 प्लस ये हो जाएगा 27, 27 और 30 और 10 हो जाएगा 40, 40 आपका सही उत्तर आ जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 25। एक समकोण त्रिभुज में लंब आधार, जो लंब है वो आधार से 4 बड़ा है और कर्ण उससे 4 क्या है, बड़ा है। अच्छा, मतलब इसका कहने का मतलब है कि लंब जो है वो आधार से 4 बड़ा है और जो कर्ण है वो लंब से 4 बड़ा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक समकोण बनाओ पहले तो आप। बहुत सुंदर सा समकोण बनाना है हमें, बहुत सुंदर सा ही बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, ये हमारे पास बहुत सुंदर समकोण नहीं बनेगा, बन जाएगा। ये बहुत सुंदर समकोण हमारे पास है। समकोण का मतलब होता है उसका जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। ये 90 डिग्री का कोण है, सिंपल सा आपको पता चलेगा। इसके सामने वाली भुजा होती है कर्ण, कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनस। इसके नीचे वाली भुजा होती है लंब, सॉरी बेस, और इसके साइड वाली भुजा होती है लंब, लंब यानी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हो जाएगी। ठीक है, आपको बताया गया है दोस्तों क्या, आपको बताया किए गया है, आपको कैसे बहलाया गया है। देखो, इसने बोला है जो आधार है, लंब जो है आधार से 4 बड़ा है। मैं आधार को मान लेता हूँ कितना, x। तो लंब हमारे पास परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा 4 प्लस एक्स। अब उसने बोला है जो हाइपोटेनस है वो परपेंडिकुलर से भी ज्यादा अधिक है, तो हाइपोटेनस कितनी हो जाएगी, हाइपोटेनस हो जाएगी x प्लस के 8। ये आपको बात समझ में आ गई। आपको क्या निकालना है, कर्ण निकालना है, कर्ण। तो सिंपल है, कर्ण को कैसे निकालेंगे, हाइपोटेनस को कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे बस, सिंपल। x प्लस 8 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, बराबर 4 प्लस एक्स का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, प्लस एक्स का स्क्वायर, ये हो जाएगा बराबर, ये कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस कितना हो जाएगा 4 दूनी 8x, और प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 8 अट्ठे 64, और प्लस हो जाएगा 16x। ये बात आ रही है आपको समझ में। आपको फॉर्मूला लगा देना है, फॉर्मूला खोल देना है, तो आपको आपके पास आंसर आ जाएगा। देखो, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ये आपके पास 8x है, इधर जाके कितने x हो जाएंगे, आप बोलोगे इधर, ये इधर ले आओ, आप इन सबको इधर ले आओ, इधर खींच के लाओ, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस के आके आपके पास माइनस के 8x हो जाएंगे, और ये 64 में से माइनस जाएंगे, कितने बचेंगे, 16 चौका 64, 16 थी 48, तो माइनस के 48 हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको सोल्व करोगे तो 12 चौक 48 होते हैं, और 12 माइनस 4 होते हैं आपके पास कितने, 12 माइनस 4 होते हैं आपके पास, तो x माइनस 12 हो जाएगा एक, और एक हो जाएगा x प्लस 4। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 12। ठीक है, x बराबर 12 आपके पास आंसर आएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी, यानी आपके पास जो, नहीं नहीं नहीं, माफी चाहूंगा दोस्तों, यहाँ पे आपने गड़बड़ी कर दी होगी, मैंने ही कर दी ना गड़बड़ यहाँ पे, मैंने ही यहाँ पे गड़बड़ कर दी, और गड़बड़ बिल्कुल भी नहीं करनी। इसको खोलते हैं ना अच्छे से पहले। देखो, यम इधर लेके आया तो सब माइनस हो गया, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, एक्स में कॉमन ले लूंगा इसमें से, या मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर। देखो ध्यान से समझिए इसको आप, थोड़ी सी गड़बड़ हमसे हो जाती है। ये हो जाएगा मेरे पास एक्स, ठीक है, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के, हो जाएगा 12x, और प्लस हो जाएगा आपके पास 4x, और ये हो जाएगा माइनस के आपके पास 48। तो जब आप इसको ओपन करोगे ना, इसको ओपन करोगे तो आपके पास बचेगा x माइनस के 12, और एक आपके पास हो जाएगा दोस्तों x प्लस के 8। सही तो कर रहा था मैं। अब हमें क्या निकालना, गड़बड़ क्या कर दिया, मैं कर्ण निकालना, कर्ण जो है हमारे पास 8 प्लस के x है, तो यहाँ पे x ये बराबर 0 है, तो क्योंकि अगर x की वैल्यू 0 तो हो ही नहीं सकती, मतलब x की वैल्यू माइनस में तो नहीं हो सकती, और माइनस में नहीं हो सकती, तो x का मान जो हमारे पास यहाँ से निकल के आएगा वो निकल के आएगा 12, और अगर x का मान 12 आ जाएगा दोस्तों, तो कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा हमारे पास 20, 12 प्लस 8 हो जाएगा ना, तो 20 आपके पास सी ऑप्शन आ जाएगा। हाँ जी, हम बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से समझिए। कुछ हमें कुछ निश्चित वर्षों में 5,000 की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर कितनी दी हुई है, 5,000 की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 45,000 हो जाती है। उसी उसकी आधी अवधि पर 5,000 रुपए की राशि कितनी हो जाएगी, ये आपको बताना है। तो सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से समझिए,
ये क्वेश्चन मुझसे किसी ने पूछा था और मैंने इसमें भी डाल दिया, मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने इसमें भी रख दिया। आप मुझे बताओ इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 100 एन होता है। यही तो फॉर्मूला होता है चक्रवृद्धि ब्याज का। आप फॉर्मूले अमाउंट कितनी हो रही है हमारे पास, अमाउंट हो रही है 45,000। प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है, प्रिंसिपल अमाउंट है हमारे पास 5,000। और 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर आपके पास कितनी है, 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर आपके पास आ जाएगी 9, सॉरी एन आ जाएगी। अब आप मुझे बताओ अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 9 बार हो जाएगा, यानी मेरे पास यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी वो 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर कितनी निकल के आएगी, इसकी पावर एन बराबर कितना निकल के आएगा, 9 निकल के आएगा। अब यहाँ से आपको एक चीज समझनी है, एक चीज क्या समझनी है ये देख लो। आपको समझना है हमें क्या चाहिए, अब आधी अवधि चाहिए, आधी। अगर आधी अवधि चाहिएगी तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन बाई 2, यही तो बनेगा एन बाई 2। और एन बाई 2 का मतलब होता है इसका अंडर रूट। तो आप क्या करोगे, इसका अंडर रूट निकाल दोगे, इसका अंडर रूट, तो इसका अंडर रूट क्या हो जाएगा आपके पास 3 आ जाएगा। यानी आपके पास जो आ जाएगा दोस्तों वो 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन बाई 2 की वैल्यू 3 आ जाएगी। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। बस आपको फॉर्मूले में वैल्यू लिख देनी है, फिर से आपको यही फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या है, आपके पास अमाउंट आपको निकालनी है और 5,000 आपके पास वैल्यू है, और इस वैल्यू को आपको हाफ मतलब कि आधे टाइम पे रखना है। तो आधे टाइम पे रखेंगे तो 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन बाई 2, और हार अपॉन 100 की पावर एन बाई 2, इसकी वैल्यू हमारे पास 3 दी हुई है। तो अमाउंट आपके पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 5,000 मल्टीप्लाइज 3, तो कितने पास आपके पास आंसर आ जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा 5,000। आपके पास आंसर क्या हो जाएगा, आपके पास आंसर हो जाएगा 15,000, सॉरी 15,000 आपके पास सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 15 हम आपके पास कितना हो जाएगा, 15 आपके पास हो जाएगा सही उत्तर। यानी डी आपके पास उत्तर हो जाएगा, ये ए आपके पास सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 27। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 17, 36 से पूर्णतः विभाजित है। ये मैंने क्वेश्चन शायद आपको कराया है, हाँ ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया है और ये रिपीट हो गया। इसका आंसर भी मुझे याद है, 97, 92 इसका आंसर है। कर लेना, आप होमवर्क के तौर पर कर सकते हो। आप क्या करोगे, आप 17 से डिवाइड करके देख लोगे, कोई भी संख्या आपकी 17 से डिवाइड हो जाएगी, बड़ी से बड़ी संख्या निकाल। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम कौन से पर, 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अलजेब्रा का क्वेश्चन है, आपको शायद इस क्वेश्चन को करने में मजा आए। आपको दिया हुआ है दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस के 4 y² प्लस 2x प्लस के 1 इज इक्वल टू 0। आपको बताना है x की पावर 39 प्लस y की पावर 36 का मान। बताओ, आप बता सकते हो, आप बोलोगे भैया बता तो हम सकते हैं लेकिन समय लगेगा ना, कोई नहीं, चलो मैं बताता हूँ, देखो ध्यान से सुनो। ये हो जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ इस तरीके से 2x प्लस 1, और इसको लिख दूंगा 4y², और बराबर हो जाएगा मेरे पास कितना, बराबर हो जाएगा मेरे पास 0। इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ x प्लस 1 का होल स्क्वायर, लिख सकता हूँ ना, और इसको लिख सकता हूँ 2y का होल स्क्वायर, और बराबर 0। और अगर सारी वैल्यू 0 हो तो मतलब एक एक वैल्यू 0 के बराबर होगी, और सारी वैल्यू जब 0 है होगी इनका तो एक एक वैल्यू 0 के बराबर होगी। यानी x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 0, और 2y का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 0। यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -1, और y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0। तो इसका मान क्या हो जाएगा, x की वैल्यू -1, तो -1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 39, और प्लस आपके पास 0 का मान कितना हो, 0 की पावर कितनी हो जाएगी 36, तो आपके पास आंसर आएगा -1। माइनस के बाद 1 आपके पास सही उत्तर हो जाएगा। आ गया हो अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगले नंबर क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 29, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, और ICAR मेंस का क्वेश्चन है। देख रहे हो क्वेश्चन का लेवल, ICAR मेंस का क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छी पोस्ट है ICAR की। समझो आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 88 मीटर, 165 मीटर और 187 मीटर भुजा वाले एक त्रिभुज पार्क का क्षेत्रफल आयताकार भूखंड के क्षेत्र के बराबर है, जिसका अनुपात, जिसकी भुजा का अनुपात 5:3 दिया हुआ है। जो आयत है हमारे पास, आयत, उसकी भुजा का अनुपात 5:3 दिया हुआ है। ये बात आपको समझ में आ गई। और अगर मैं इसका आयताकार जो मैदान है मेरे पास, इसका अगर मैं एरिया निकालने जाऊं, इसका मैं क्या निकालने जाऊं एरिया, तो मुझ पास कितना आ जाएगा बताओ,
आप मुझे बताओ, अगर मैं इसका एरिया निकालने जाऊंगा तो कितना हो जाएगा? आप बोलोगे भैया 5, इसको मान लो आप इसकी भुजा, एक मान लो 5x और एक मान लो 3x, और इसका अगर मैं एरिया निकालने जाऊंगा, एरिया, तो एरिया बराबर कितना हो जाएगा? 5 या 15x²। ये आपको याद रखना, एरिया बराबर हो जाएगा 15x²। अब ये एरिया किसके बराबर होगा? ये एरिया बराबर होगा जो त्रिभुजाकार भूखंड है उसके क्षेत्रफल के। तो आप इस त्रिभुजाकार भूखंड का क्षेत्रफल निकलो, कितना निकाले होगा? देखो 88 है ये मेरे पास, और ये मेरे पास 165 है, और ये मेरे पास 187 है। मुझे साफ साफ दिख रहा है कि ये संख्या मेरी 11 से कट रही है, प्रत्येक संख्या मेरी 11 से कटेगी। ये कितनी बार कटेगी? ये हो जाएगी 11 गुणा कितना? 11 गुणा 8। ये 11 से 15 बार कट जाएगी, 11 गुणा 15 हो जाएगा। और ये कट जाएगी मेरी कितनी बार? ये कट जाएगी 11 से 17 बार, 11 गुणा 17 हो जाएगा। और मुझे साफ साफ ये भी दिख गया दोस्तों, मुझे साफ साफ ये भी दिख गया कि 8, 15, 17 ट्रिपलेट होता है। यानी 8, 15, 17 अगर ट्रिपलेट होगा तो ये पूरा का पूरा क्या बन रहा होगा? समकोण त्रिभुज बन रहा होगा। यानी जो क्षेत्रफल होगा, ये क्षेत्र जो होगा पार्क, ये त्रिभुजाकार होगा, लेकिन समकोण त्रिभुजाकार। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर। तो आप इसकी वैल्यू रख देंगे। बेस कितना है? बेस कुछ भी मान लो, परपेंडिकुलर आपके पास कितना आ जाएगा? हाइपोटेनस अलग होगा, लेकिन कि बेस इन दोनों में से एक हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 88 गुणा 165। तो कितना इसका आंसर निकल के आएगा बोलो? इसका आंसर जो मेरे पास निकल के आएगा, 44 से काट देंगे इसको, और मेरे पास जो वैल्यू निकल के आएगी, देखो यहाँ से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है आपको, बहुत आसानी से कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है। देखो ये क्षेत्रफल है 15a², 15x², ये है ना आयताकार का, और ये किसके बराबर है? त्रिभुजाकार के। यानी 44 गुणा किसके? 44 गुणा इसके 15 के, 665 के, 165 के, सॉरी। 15 से अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो कितने बार कटेगा? 11 बार। और ये हो जाएगा 11 गुणा 44, और 11 गुणा 44 का मतलब हो जाएगा हमारे पास कितना? 11 चौक 44, और कितना हो जाएगा? ये 484 हो जाएगा ना। तो एक्स की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 22। एक्स की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 22। हमें क्या बताना है? हमें उस आयताकार भूखंड का क्या बताना है दोस्तों? परिमाप बताना है। तो परिमाप कितना हो जाएगा बताओ? परिमाप यहाँ लिखते हैं। परिमाप हो जाएगा मेरे पास 3x प्लस के 5x, और 3x प्लस 5x से मैं करूंगा तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 3 8x। तो 8 गुणा कितना हो जाएगा? 22। 8 गुणा 22 का मतलब हो जाएगा ये हो जाएगा मेरे पास कितना? 8 दूनी 8 गुणा 22, क्या कर रहा हूँ मैं? हाँ, 2 गुना भी तो होगा ना इसका, इसका 2 गुना भी तो होगा। 8 गुणा 22 गुणा 2, तो 16 हो जाएगा ना। 16 दूनी 32। माफी चाहूंगा, थोड़ी सी गड़बड़ मुझसे होगी, तो क्योंकि आयताकार का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है? 2a+b। तो हो जाएगा 8 और गुणा हो जाएगी 2। तो जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो मेरे पास 352 आ जाएगा। 352 सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन। बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 30 है। ये क्वेश्चन आपके लिए बोनस के तौर पे है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको बताना है, एक कलश में 3 सफेद 4 काली गेंदें हैं। एक गेंद यथेच्छा पूर्वक चुनी जाती है, उस गेंद के सफेद होने की प्रायिकता क्या होगी? टोटल कितनी है? 7 है। काली कितनी? सफेद कितनी है? सफेद है 3, तो 3/7 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3/7 इसका आंसर हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कैसी लगी आपको क्लास? कमेंट करके जरूर बताना। इसकी पीडीएफ आपको @maths247 के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूले, वहाँ पे आपको डेली की अपडेट, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर और इंपॉर्टेंट पीडीएफ जो दोस्तों, जो और भी लोगों के पास होती है, उनको वो भेजते रहते हैं। आप उससे जुड़ सकते हैं, और जो पीडीएफ आपको मिलेगी ना, तो मैं बता रहा हूँ कि जो कंटेंट की पीडीएफ मिलती है वो आपको 100% जो टारगेट ग्रुप है, 100 डेज का टारगेट ग्रुप, उसमें जुड़ जाना, वहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो कमेंट करके जरूर बताना 30 में से आपके कितने नंबर आए दोस्तों, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।